इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या देख चुके थे बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, है ना? चलिए, क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे ना? ग्रामर में क्या पढ़ रहे थे? टेंस। टेंस पढ़ रहे थे ना? चलिए, चलिए हमने क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट इन डेफिनिट। इसका हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने क्या पढ़ लिया था बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने क्या पढ़ लिया था? पॉजिटिव पढ़ लिया था। पॉजिटिव का एक बार रूल्स याद करिए। रूल्स में एक छोटा सा चेंज था, क्या था? कि हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम मुख्य मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। याद था कि नहीं था? मेन वर्ब में क्या करेंगे? यस या यस का प्रयोग। बात समझ में आई? लेकिन बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ में आई क्या? यहां तक हमने सारी बातें कर ली थी। आज हम देखने वाले निगेटिव सेंटेंस। क्या देखने वाले हैं? निगेटिव सेंटेंस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके लिए। किसके लिए? प्रेजेंट इन डेफिनिट के लिए। आइए समझते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है। आपको हिंदी वाक्य में नहीं बराबर क्या शब्द देखने को मिलेगा? चालू है ना वीडियो? नहीं बराबर क्या देखने को मिलेगा? नहीं बराबर नॉट। हिंदी में नहीं मिलेगा, लेकिन अंग्रेजी में नॉट। अब आपके लिए इसके लिए एक नियम अलग से लिखना पड़ेगा। एक बात तो याद करिए कि हमें क्या कहता है नियम। नियम क्या कहता है? नियम कहता है सबसे पहले हमें लिखना है बाबू सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। वाक्य बनाते समय सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के एज तुरंत बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू या। डू या डज को हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। क्या लिखेंगे? डू या डज। उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? V1। ठीक ना? उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर, और उसके बाद यह तो था हमारे पास नियम। ठीक है? नियम में तनिक एक बात ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पे लिखा होगा डू या डज। तो आइए एक नोट लिखते हैं छोटा सा। लिखेंगे एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब। किसका प्रयोग करेंगे? डज का। तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन का मतलब प्लूरल नंबर। कौन सा नंबर बाबू? प्लूरल। के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे बाबू? डू का। हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, डज, और यहां पे लिख देते हैं डू का प्रयोग करते हैं। तथा मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया को बोलते हैं मेन वर्ब। मुख्य क्रिया क्या बोलते हैं? मेन वर्ब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म अर्थात V1 का प्रयोग करते हैं।
बस छोटी सी चीज थी हमारे पास ना, यह नोट याद रखिएगा, काम बन जाएगा आपका। किसके लिए? यही नोट मेरे बच्चों इंट्रो किसके लिए चलेगा, याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए चलेगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपके लिए ना एक इंपॉर्टेंट थॉट आएगा, एक इंपॉर्टेंट आएगा, जिसके लिए हम बोलेंगे एक अलग से आएगा, जो हु वाला वाक्य होगा। ठीक ना? हु वाला वाक्य एक्यूरेट बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस की तरह, हम लिख देंगे वहां पे। ठीक ना? लेकिन अभी भी निगेटिव में हमने जो डू या डच का ये नोट लिखवाया ना, यही नोट मेरे बच्चों किसके लिए काम करेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। एज इट इज काम करेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। बात समझ में आई क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब किसका इस्तेमाल करेंगे? डू या डज का। और यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? डू या डज का। बस नियम बदलेगा, पर यह डू या डज का नियम बदलेगा नहीं। बात समझ में आई क्या? आई। एग्जाम्पल देख लीजिए। वह किताबें नहीं खरीदता है। नहीं खरीदता है। ही डज नॉट, यहाँ पे नॉट भूल गए, देख रहे हैं? ही डज नॉट, चेंज करें पहले इसको, डू या डज प्लस, डू या डच डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस, हम यहाँ पे नॉट भूल गए थे ना, नियम में देख लीजिएगा एक बार। ही डज नॉट बाई ना बुक, किताबें का बुक्स हो जाएगा। ही डज नॉट बाई बुक्स। ठीक है? बात समझ में आई क्या? निगेटिव था तो हमने किसका इस्तेमाल किया? डू या डज का। क्योंकि डज का इस्तेमाल इसलिए किया गया है मेरे बच्चों, क्योंकि ही एक सिंगुलर नंबर है। समझ में आई बातें? थर्ड पर्सन भी इसको बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन के बाद साथ भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सारे थर्ड पर्सन के साथ नहीं, इसलिए हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात नहीं करेंगे। क्योंकि इसके साथ हमारे पास एक और थर्ड पर्सन के रूप में आता है दे। दे चूंकि प्लूरल नंबर होता है, वहां पे डू का इस्तेमाल होता है, डज का नहीं। जैसे वे कपड़े नहीं धोते हैं। वे कपड़े नहीं धोते। दे डू नॉट वॉश क्लॉथ। बात समझ में आई क्या? दे दे डू नॉट वॉश क्लॉथ। छोटी सी वाक्य था, समझ में आ रहा है छोटू? समझ में आ रहा है ना टेंस का? ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों। आई होप कि आपको यहां तक पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ठीक है? आइए बच्चों, देखिए साथ साथ चलते हैं ना। तुम वाराणसी में नहीं रहते हो। मैंने पहली बार ये आप लोगों को बता दिया था ना कि अगर आप यूपी बोर्ड से कक्षा 10 तक ग्रामर पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपके वर्ड पावर पूरे होने चाहिए। ठीक ना? वर्ड पावर क्या होने चाहिए? पूरे। समझ में आई बात है? वर्ड मीनिंग नहीं तो आपके इंग्लिश ग्रामर जीरो हो जाएगा, जीरो बटा लुल, जीरो बटा मतलब खत्म है पूरा। समझ लीजिए। आइए, तुम वाराणसी में नहीं रहते हो। तुम नहीं रहते हो कहाँ पे? वाराणसी। अच्छा, राना का नहीं लिखे हैं? यू डू नॉट लिव इन वाराणसी। हाँ, लिव की मीनिंग क्या होती है? LI। ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? एक और ये भी लीव होता है ना, ये लीव छोड़ना होता है बाबू इसमें। ठीक है? और लाइव की मीनिंग भी यही होती है। ठीक ना? और लिव माने भी यही होता है।
दोनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग जब पढ़ते हैं ना। चलिए, छोटे बच्चे महंगी दवाइयां नहीं खरीदते ना। छोटे बच्चे का क्या होता है? स्मॉल चिल्ड्रेन, नॉट चाइल्ड। चाइल्ड माने बच्चा, चिल्ड्रेन माने ऐसा स्मॉल लिख रहे हैं, लिटिल नहीं लिख रहे, और लिटिल लिख देते हैं, LITTLE ना। चलिए, चिल्ड्रेन डू नॉट बाई कॉस्टली TALY, कॉस्टली होता है ना जी, MLDICIEN ना। आगे देखिए, दादाजी सुबह में अखबार नहीं पढ़ते हैं। ग्रैंडपा does not read newspaper in the morning। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से बात समझ में आ रही है ना। मेरी माँ, किसी ने कहा था माई मॉम ना, कोई कहा था माई मॉम डज नॉट हेल्प ऑफ, किसकी बाबू? पुअर। अच्छा, पुअर को हम पुअर्स लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि पुअर का पुअर ही होता है बहुवचन ना। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं। स्टूडेंट डू नॉट, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं करते। विद्यार्थी मतलब छात्र। छात्र सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, बता दीजिए बस। सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? डज नॉट, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट करते हैं ना, तो डज रहेगा, नहीं डू रहेगा। डू नॉट प्रिपेयर ऑफ एग्जाम, हो गया जी। तो कहाँ डज लगाए? डू तो लिखे हैं। ले, कब लिखे थे जी? बुलवा रहे थे। हो गया कि नहीं? हाय, यू बहुवचन है, भूल गए क्या? ये मत सोचना कि सर जी तुम माने एक आदमी को बुला रहा है। ये सब्जेक्टिव, ये प्रोनाउन है ना। क्या है? समझ में आई बात है? प्रोनाउन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। सिंगुलर किसे कहते हैं? यू, वी, दे एंड मोर देन वन नेम इज कॉल्ड एज प्लूरल, है ना। इज कॉल्ड एज यू, वी, दे एंड मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम, ठीक ना। एंड ही, सी, इट एंड एनी वन नेम इज कॉल्ड एज सिंगुलर। तो यू आ रहा है किसमें? प्लूरल में, इसलिए क्या लगा है? टू। बात समझ में आ गई सबको? आई होप कि आप लोगों के पास ये जो सेंटेंस था इसको आप बना लिए होंगे, और स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे, सारे वाक्य को ना छोड़ेंगे नहीं। और आइए अब आगे चलते हैं किसकी तरफ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसकी तरफ चलेंगे बाबू? इंटरोगेटिव, दोनों पढ़ लेंगे इंटरोगेटिव, ठीक है। आइए बच्चों, चलिए लिखिए तो। टेंस में कौन सा चल रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज? इंटरोगेटिव। क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक ना। इंटरोगेटिव में हमारे पास दो टाइप के, कितने टाइप के? दो। देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्या कहता है बाबू? जब प्रश्नवाचक शब्द
शब्द क्या? प्रश्नार्थ शब्द कौन सा बाबू? सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्या? इंग्लिश में व्हाट? वाक्य के कहां है बाबू? वाक्य के पहले या अंत में। ठीक ना? समझिए, इस फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं यस या नो सेंटेंस। यस और नो सेंटेंस। क्या बोलते हैं बाबू? एस और नो सेंटेंस। बोलो ऐसा क्यों बोलते हैं? हम एक वाक्य लिखेंगे। हाँ, नहीं नहीं, एक बार में इसका आंसर कर देते हैं। अरे मूर्ख दास, करिए एक बार में आंसर करते हैं। यस या नो सेंटेंस। यस या नो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जब किसी प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब आप हाँ या ना में दे सके, ठीक ना? और सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन वाक्य का ही जवाब आप यस या नो में देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, क्या वह बाजार जाता है? क्या वह बाजार जाता है? अच्छा एक बात बताइए, हमने क्या शब्द आगे लगा दिया? अगर पीछे भी लगाता कि वह बाजार जाता है क्या, तभी तो सेम बात होती। कि मैं प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं। और कैसा प्रकार है? फर्स्ट, क्योंकि क्या शब्द वाक्य के पहले आया है। समझिए बात को, अगर क्या शब्द वाक्य के पहले अगर आपके सामने न भी दिखे, तभी आप समझ जाइए कि यस या नो है कि नहीं। क्योंकि जब आप किसी सेंटेंस में पूछे गए प्रश्न का जवाब आप किसमें दे सके, यस या नो में, तो उसे यस या नो सेंटेंस या फिर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप लोग कह सकते हैं। जैसे मैंने बोले पूछा कि क्या हुआ बाजार जाता है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं यस या नो। अगर जाता है तो यस, नहीं जाता है तो नो। क्या आपको डिटेल में बात देने की जरूरत है क्या? नहीं, वो बाजार क्यों जाता है ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया है, तो आप सिर्फ हाँ या ना कह सकते हैं। तो इसके लिए इसके किस तरफ का है मेरे बच्चों? यस या नो सेंटेंस है, अर्थात कैसे तरह का वाक्य है? फर्स्ट टाइप। कैसा है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए हमारे पास नियम क्या कहता है बाबू? रूल क्या कहता है? इसको हटा देते हैं ना, रूल लिख देते हैं। नियम, नियम कहता है सबसे पहले हमको लिखना है बाबू क्या चीज? डू या एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज और बहुवचन के साथ क्या लिखते हैं? डू। उसके बाद तुरंत लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई क्या? जब फर्स्ट टाइप का जब फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे बच्चों आता है ना, तो वाक्य को, इंग्लिश वाले वाक्य को हम डू या डज से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? डू या डज। और इसमें एक खास बात है, इसमें क्या शब्द की अंग्रेजी लिखी नहीं जाती है। बात समझ में आई क्या? क्या शब्द की अंग्रेजी वाट आपको कहीं लिखा हुआ देखने को मिलेगा नहीं। उसी की जगह पर आप डू या डज का इस्तेमाल वाक्य के पहले करें। जैसे क्या वाक्य लिखा था? क्या हुआ बाजार, क्या हुआ बाजार जाता है, क्या की जगह हम लिखेंगे डज। और डज के तुरंत बाद ही, सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद बाजार की अंग्रेजी नहीं बल्कि जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे इसलिए गो। और कहां जाता है? टू मार्केट। मार्केट। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? हाँ, क्वेश्चन मार्क दोनों में चाहिए था, हम यही भूल गए थे। ठीक है, चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ। सेकेंड टाइप को हम दूसरे भाषा में आंसर सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंसर सेंटेंस। बहुत आराम से सीख लेंगे हम लोग ना, परेशान होने की जरूरत नहीं। कहेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द 14 क्वेश्चन वर्ड, जब 14 क्वेश्चन वर्ड मतलब 14 प्रकार के जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के कहा है? वाक्य के बीच में आवे।
कहीं से भी आप इंग्लिश ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश स्पीकिंग का इस्तेमाल करेंगे, बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश स्पीकिंग करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग मेरे बच्चों क्वेश्चन वर्ड अगर बोल रहे हैं, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको पूरी तरह से रूल्स का जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। अगर आपने बोल दिया व्हाट डू यू डू ना, व्हाट डू यू डू मतलब तुम क्या करते हो, है ना। तुम कार्य का मतलब है ना, व्हाट डू यू डू का मतलब तुम क्या करते हो। क्या शब्द तो इसमें भी आया था, लेकिन आपसे यस या नो में पूछा नहीं गया है। मतलब हमने क्या लिखा, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। यहां पर भी डू है और यहां पर भी डू। इस डू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के लिए किया गया है और इस डू का इस्तेमाल मेन वर्ब के लिए किया गया है। बल्कि यह डू मेरे बच्चों हेल्पिंग वर्ब वाला डू है और यह डू मेन वर्ब मतलब करने वाला डू है। व्हाट मतलब होता है क्या। अगर यह फर्स्ट टाइप होता तो क्या यहाँ पे हम व्हाट लिखते, नहीं। वाक्य की शुरुआत डू या किससे करते, डू या। क्या यह फर्स्ट टाइप है, नहीं। यह कैसा टाइप है, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या कहता है, जब क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत वाक्य के बीच में हो। हिंदी वाक्य के कहा हो, बीच में, वाक्य के बीच में आवे, ठीक ना। उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं, आंसर सेंटेंस। नियम क्या कहता है, देखिए नियम कहता है मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी एक वाक्य बोला ना, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। अच्छा एक बात बताइए हमें बच्चे, हमने लिखा है कि तुम क्या करते हो, या क्या शब्द अगर वाक्य के पहले आता है या वाक्य के अंत में, तब तो हम इस तरह से बातें करते हैं, लेकिन अभी कहाँ है, वाक्य के। और 14 क्वेश्चन वर्ड का मतलब अभी हम लिख लेंगे 14 क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं, तुम क्या करते हो को कैसे लिखेंगे। तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, लेकिन क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। व्हाट की अंग्रेजी क्या 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 की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। व्हाट के तुरंत बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब, चूंकि बहुवचन का सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगेगा, डू। और उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद मेन वर्ब डू, बात खत्म। अदर चीज है क्या कुछ भी इसमें, नहीं। तो क्या बन गया, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आप यस या नो में जवाब देंगे क्या। मैंने पूछ दिया व्हाट डू यू डू बुचिया से, बुचिया कहेगी नो, फिर नहीं समझ में कहेगी यस। पगला भगा रहे क्वेश्चन वर्ड पूछ रहा हूँ कि क्या करते हैं, यस नो, काम करते, काम में वही काम बतियाने वाला, है ना। नोट करेंगे आप लोग। और इसके बाद तुरंत हम लिख लेंगे कि 14 क्वेश्चन वर्ड अगर हमने ये लिखा है तो इका है ना, इसके बारे में अभी तुरंत लिखेंगे हम लोग, नोट करिए इसे। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। बच्चियों और बच्चियों, मेरे मेरे प्यारे रसगुल्लो, इधर देखिए तो, हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है ना 14 क्वेश्चन वर्ड। अभी हम इसी की तरफ आएंगे ना, कि 14 प्रकार के क्वेश्चन वर्ड जो हम मेरे बच्चों इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के लिए होते हैं, उन दोनों के लिए हम लिख देते हैं। अभी आप लोगों को पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए मिटा दे इसको। हम बताते रहे ना, उस दिन संस्कार की हम बात कर रहे थे, याद है ना। वही चीजें तो दिक्कत कर रही है। आइए लिखते रहेगा वो।
पहला हो गया what, दूसरा क्या हो गया where, फिर when, उसके बाद what, where, when और why, उसके बाद who, whose, whom, whom और उसके बाद which। WITCH होता है कि CH होता है? which, whose, whom, which, उसके बाद how, how many, आप लोग कंफर्म करिए, how much, how far, how often, AF होता है कि OF होता है, बता दीजिए। हाउ ऑफन और हाउ 14 टाइप होता है ना जी, 13 और 14। ठीक है, क्या बन गया? what, where, when, why, who, whose, whom, which, how many, how much, how far, how often, how long। कितने हो गए बाबू टोटल? 14। इसी 14 टाइप क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हम सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जितने भी तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन्हीं 14 प्रकार के हम प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं। इनको आप नोट करिए और इन्हें आप लर्न करके आइएगा, आपसे कल ही पूछा जाएगा, ठीक ना? कल ही यहीं पर पूछा जाएगा आपसे। और पूरी तरह से जो लोग नहीं लर्न करके आएंगे उनको याद रहे कि हम एक एक बच्चों को 10-10 डंडे कम से कम मारेंगे, एक भी भूलेगा तो भी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों पर खरा उतरेंगे। ठीक ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। क्योंकि हमें इसको पढ़ लेना चाहिए था प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। किसमें पढ़ लेना चाहिए था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं ना तो सिर्फ मेरे बच्चों इसके बारे में समझते हैं, पर इसके लिए वाक्य में प्रयोग करना या सेंटेंसेस बनाना हमारे लिए अलग से एक नियम का एक हिस्सा बन जाएगा। इसलिए हम कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं? 3। हु, हुज, हुम, हुज और हुम, ये तीनों चीजें। आइए तो सबसे पहला लिखते हैं हम लोग हु। सबसे पहला हम किसको लेकर चलते हैं? हु। और हु का मतलब क्या होता है बाबू? याद करिए। आप बाबू कहेंगे सर जी हम तब से आप कह रहे हैं कि हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव के लिए नहीं होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है। यही ये दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि आप तो कौन का प्रयोग मेरे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे आप? नॉर्मली तो यही आप पढ़े हैं ना कि इंट्रो, जैसे प्रश्न पूछे जाएगा वाक्य में तो आप किसके लिए करेंगे? अगर हम ये नहीं बताए होते और आपको पूछ देता कि रोहन कौन सी किताब पढ़ता है या रोहन को कौन बुलाता है, एक वाक्य में छिट सीधा सा छोटा सा लिख देता हूं, रोहन को कौन बुलाता है। अच्छा, सभी लोग के पास ना 2 मिनट का समय है और आप लोग बना के दिखाइए इस वाक्य को। रोहन को कौन बुलाता है? एवरी स्टूडेंट। सभी छात्र इसको बना के दिखाइए, तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोग किस नियम से बनाना चाहेंगे। बना के देखिए सभी लोग, देखो बेटा। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे कौन लिख दिया। अगला मैं लिख देता हूं, ये तो वाक्य गलत था, यहाँ पे इंट्रोगेटिव लगाना चाहिए था हमें।
रोहन कितनी किताबें पढ़ता है? रोहन रोहन क्या पढ़ाता है? दो वाक्य हमने लिखा ना, दोनों में यहां पर भी देखेंगे तो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स मिलेगा। इधर देखिए, ए बेटा लो, तनिक इधर देखिए ना, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है जिसकी जिसकी वजह से हमें प्रश्न पूछने का आभास हो रहा है, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, ठीक ना। यहाँ पर भी हमें प्रश्नवाचक पूछने का आभास है। पर मेरे बच्चों याद रखिएगा, प्रश्न यहां पर भी पूछा जा रहा है और प्रश्न यहां पर, लेकिन अभी हमने एक नियम लिखा है ना कि जब कौन आएगा वर्ड में ना, तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी क्या है, वही काम तो सब्जेक्ट की तरह करेगा, लेकिन नियम किसका लगाएगा, इंट्रोगेटिव का। और इंट्रोगेटिव का नहीं बल्कि सिंपल का भी नियम डालेंगे तभी भी आप प्रेजेंट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में नियम क्या लगाते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं क्या चीज, सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं मैन। अगर यह सिंगुलर नंबर, अभी तो हमने बोला ना इससे पहले कि कौन वाला है जो हमेशा किस नंबर की तरह कार्य करेगा, सिंगुलर, किसकी तरह, सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करेगा कि नहीं करेगा, बता दीजिए। और जब सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करेगा तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में आता है ना मेन वर्ब के, किस फॉर्म में, उसके बाद लिख देते हैं अदर वर्ड, अदर आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ना है जोड़ लीजिएगा, अदर वर्ड लिख देते हैं प्लस क्वेश्चन वर्ड। यही तो हमारे पास मेरे बच्चे प्रेजेंट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस का नियम है, जिसकी वजह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब आप कहते हैं कि सबसे पहले अगर सब्जेक्ट लिखना है और आप अगर इसको सब्जेक्ट मानते हैं तो भी वही नियम लगाएंगे, कौन की, अंग्रेजी। और अगर आप इंट्रोगेटिव भी पढ़े होंगे इससे पहले, तो इंट्रोगेटिव का नियम भी क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं डू या। लेकिन मेरे बच्चों एक बात हमको बताइए कि हमने कहा था कि क्या यह इंट्रोगेटिव है, हमने कहा था कि यह एक प्रोनाउन है जो पॉजिटिव की तरह एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, न कि इंट्रोगेटिव के रूप में। तो क्या आप यहाँ पे डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, डू या डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब आप इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में कर लिया तो उसके बाद मेन वर्ब बुलाना की अंग्रेजी क्या होती है, कॉल, बुलाने की अंग्रेजी क्या होती है, कॉल, ठीक ना। और एक बात अगर मैंने कहा सिंगुलर है तो मेन वर्ब का 5वां फॉर्म लगेगा, मतलब यस या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों जो रोहन आया था ना, वो रोहन बल्कि आगे है, और सही से वाक्य को पढ़िए, तो हमने कहा था सब्जेक्ट कहते किसे, वाक्य में जो कार्य को करता है वही क्या है, करता है, जो वाक्य में कार्य को करता है वही क्या है, या वाक्य में जिसके बारे में बात होती है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि रोहन के बारे में बात नहीं, यह कौन है जो किसको पढ़ा बुलाता है, याद करिए। आप नॉर्मल लाइफ में भी कहते हैं डरवाने के लिए, इतना बात खई बा, बगिया में लुकई बा, और कहता है कुकुर भूकी तना न डरई बा, या फिर लुका छुपी खेले ही होंगे, कुकुर भूकने से ना डराएगी अभी बचिया, छींकने से डराएगी, छींकने से। सुनिए, आपको याद रखिए, दरवाजे के पीछे छिपे रहते हैं, कोई छिपा रहता है, आप आते हैं तो आपको क्या कहता है, हु, कहता है कि नहीं कहता है, हु मतलब आप कहते हैं कौन, जब वो कहता है हु तो वो कहता है हु, और आप क्या कहते हैं कौन, कौन मतलब वही जो क्या कर रहा था, समझ नहीं आते। और वो मतलब कोई सिंगल पर्सन, चार लोग आके ना कहेंगे हु, बात समझ में आई क्या, केवन अरे हम लोग कहते हैं केवन अरे। चलिए, अब कौन हो गया सब्जेक्ट, बुलाना हो गया वर्ब, अब किसको, कॉल्स ऑफ रोहन या कॉल्स रोहन लिख देते हैं डायरेक्ट ना, क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। ए बेटा दूसरा वाक्य तनी ध्यान से देखिए, रोहन क्या पढ़ाता है, अब यहां पे देखिए क्या शब्द आया है, और हमने कहा था क्या शब्द वाक्य के बीच में आवे तो वह कैसा टाइप होगा, क्या फर्स्ट टाइप के लिए फर्स्ट पहले हो या फिर या तो अंत में, लेकिन सेकेंड टाइप के लिए वाक्य के क्या हो,
दूसरा बात ये भी बोला था कि आंसर सेंटेंस और यस या नो सेंटेंस, आंसर सेंटेंस या यस या। वाक्य को पढ़ते ही जब आपको समझ में आए कि मुझे आंसर में जवाब देना है तो इसका मतलब सेकेंड टाइप, और जब आपको लगे कि यस या नो में जवाब देके हम फिट हो जाएंगे तो फर्स्ट टाइप हो गया कि नहीं हो गया। तो बताइए रोहन क्या पढ़ाता है, आप कहेंगे यस। सदरो प्लीज गो टू सदर। अगर मैंने आपसे पूछा कि रोहन क्या पढ़ाता है तो क्या कहेंगे यस। भगाओ रे के भगाओ, पागल है ना, भगा देगा जी। लेकिन आपको जब आपसे पूछ रहा है रिलेटिव आंसर्स क्वेश्चन तो आप क्या कहेंगे रोहन क्या पढ़ाता है, या तो कहेंगे सर जी मुझे पता नहीं है, या फिर आपको अगर पता होगा तो आप क्या करेंगे बताएंगे, लेकिन यस या नो का के तो नहीं निकलेंगे क्योंकि यस या नो वाला तो क्वेश्चन है या नहीं है। तो जब ये आंसर सेंटेंस है तो आंसर टाइप आंसर्स भी होने चाहिए, तो इसका मतलब सेकेंड टाइप है। और सेकेंड टाइप का नियम याद करिए क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की, याद है कि भूल गए। सेकेंड टाइप के लिए सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद क्या चीज डूया, डूया डज हमारे पास क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेरे बच्चों सब्जेक्ट लिखते थे ना, और उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, बस काम खत्म। याद रखा है भूल गए, तो क्या कहेंगे जी, वॉच डज रोहन और टीच। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, वाट डज रोहन टीच। देखिए ना दोनों में कितना अंतर है, ये अभी क्वेश्चन वर्ड जैसा ही था, ये अभी क्वेश्चन वर्ड ही है, पर इसका इस्तेमाल जब सब्जेक्ट के रूप में होता है और वो भी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस या यस। लेकिन जब यह इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज उसके बाद सब्जेक्ट। दोनों अलग है कि नहीं है ना। तो चलिए पहले की तरफ चलते हैं, हम किसकी तरफ, इसको मिटाते हैं ना, आइए। देखिए स्पेशल केस पढ़ाना जरूरी था वरना आज टेस्ट लिया गया होता है ना। तो सबसे पहले इसका नियम क्या होगा, नियम क्या है सबसे पहले, ए शांत रहिए, हु प्लस मेन, मेन वर्ब में यस या यस या, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो क्या पूछेगा प्रश्न, पर इस्तेमाल अगर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो नियम सब्जेक्ट जैसा ही बनेगा, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस का। समझ में आई बात है, कौन मतलब किस कितने व्यक्ति को डिनोट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक, और इसलिए हमेशा क्या है सिंगुलर। अब वाक्य लिखिए तो, और एक्चुअल में सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन ए बेटा सुनिए, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में तो होता है लेकिन किसका प्रयोग करने के लिए, किसको पूछने के लिए, वह सब्जेक्ट जो इसी के स्थान पर प्रयोग होगा, अर्थात कौन, अर्थात क्या चीज कौन, जो इसके स्थान पर प्रयोग, अर्थात सब्जेक्ट को पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो लिख लीजिए हु का प्रयोग, इन दोनों को मिटाते हैं ना, हु का प्रयोग हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए, पता लगाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। एक वाक्य भी लोग आप लोग लिखिए, क्रिकेट कौन खेलता है, तुम्हें कौन पीटता है। ठीक ना, राम को अंग्रेजी
अंग्रेजी कौन सिखाता है? ठीक ना? बच्चों को मिठाइयाँ कौन देता है? अब कंजूस मत कहिएगा कि मैं। ई दू गो वा के निचला वाला आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक ना? ठीक है, इन वाले को देखिए, क्रिकेट कौन खेलता है? कौन मतलब मैं पूछ रहा हूं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो एक्चुअल में पूछा जा रहा है वो कौन है जो क्रिकेट खेलता है। कौन का मतलब सब्जेक्ट, कौन का मतलब। तो जब कौन पूछा रहा है तो कौन का इस्तेमाल भी किसकी तरह होगा? एक सब्जेक्ट की तरह। तो लिखिए, हु प्लेज, बाबू चुप रहा, CRI, CK काटी। तुम्हें कौन पीटता है? हु BEATS बीट्स यू ना। दो को आप लोग बना के दिखाइए। लर्न यार, टीच होता है बाबू, माफ करिएगा, टीच होता है, टीच पढ़ाना या सिखाना।